तुम इस घर से चले जाओ अमर, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। काव्या की आवाज में नफरत और गुस्सा दोनों थे। 12 साल का मासूम अमर रोते हुए दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपनों ने ही क्यों उसे पराया कर दिया है। इस घर को छोड़कर वह कहाँ जाएगा? उसकी आंखों में डर था, निराशा थी और एक अबोली सजा थी। दीदी, मुझे माफ कर दो, तेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। अमर, काव्या चिल्लाई, और मेरे पापा ने तुझे सिर्फ दया में अपनाया था। अब जब तू बड़ा हो गया है तो तू जा और अपनी अलग दुनिया बना। हमारे साथ रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तू यहाँ से चुपचाप जाता है या फिर और धक्के मारकर तुझे निकालूं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अमर बाहरी कदमों से घर छोड़कर चला गया। ना तो किसी ने उसे रोका और ना ही फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वह एक फैसला था जिसने कई जिंदगियां बदल दी। काव्या के पापा रमेश जी को कुछ ही सालों बाद लकवे का अटैक आया और अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। जैसे ही रमेश जी की हालत खराब हुई, उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था और घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे थे। फिर एक दिन काव्या की बड़ी बहन मनीषा की शादी मयंक नाम के व्यक्ति से हुई। काव्या इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी बहन मनीषा तो इस नरक भरी जिंदगी से निकल गई है। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मयंक का असली रूप सामने आया। अत्याचार, ताने और मारपीट मनीषा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और काव्या चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मयंक उसकी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगा। एक समय था जब काव्या खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, लेकिन आज एक समय है जब वह खुद बहुत ही लाचार है। राखी का दिन था। हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही थी, लेकिन काव्या की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती और फिर मायूस हो जाती। काश मैंने अमर को धक्का ना दिया होता तो आज वह हमारे साथ होता। यह सब सोचकर काव्या का गला भर आया। तभी एक काली मर्सिडीज घर के सामने आकर रुकी। काव्या मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर उसके घर में ऐसा कौन आ सकता है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो, क्योंकि रिश्तेदार तो उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। तभी ड्राइवर ने दरवाजा खोला और सूट बूट में एक ऊंचा गंभीर व्यक्ति बाहर निकला। अमर, काव्या की आंखें हैरानी और शर्म से फैल गईं। यही था उसका सौतेला भाई, जिसे उसने एक दिन दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाला था। काव्या की आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अमर, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अमर ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। राखी बांधो। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। शायद यह क्षमा नहीं, एक सजा थी, राखी की सजा। राखी बांधने के बाद काव्या ने अमर को गले से लगा लिया। काव्या ने अमर को चाय नाश्ता कराया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मनीषा की हालत के बारे में बताया। वह अंदर से टूट गई है। अमर, मुझे नहीं समझ में आता, मैं अपनी बहन को वहां से कैसे निकालूं? मैं तो सोच रही थी कि शादी करके वह अपनी ससुराल में खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अमर। शादी के बाद तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो गई। मयंक उसे रोज मारता है, सही से खाना पीना भी नहीं देता, पापा के लिए दवा भी लाकर नहीं देता। क्या करूं अमर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अमर की आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। मुझे वहां ले चलो। अमर और काव्या जब मनीषा के ससुराल पहुंचे, दरवाजा किसी नौकर ने खोला। घर बहुत बड़ा था, लेकिन सन्नाटा भरा। मनीषा एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा नीला पड़ा था और माथे पर पट्टी बंधी थी। दीदी, अमर ने झुककर उसका हाथ थामा। मनीषा की आंखें खुली तो उसने अपने सामने अमर को देखा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमर उसके सामने खड़ा है। अमर, तू सच में है? तू ही है ना? जब मनीषा को विश्वास हो गया कि उसके सामने अमर खड़ा है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक तेज आवाज आई, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मयंक सामने खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अमर खड़ा हुआ। उसने मयंक को घूर कर देखा और बोला, मैं अमर हूँ और आज से मेरी बहन पर एक हाथ भी उठा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अमर मयंक के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें एक ज्वाला जल रही थी। ओए अमर, या जो भी है, तू निकल जा यहाँ से। ये मेरा घर है और यह औरत मेरी बीवी। तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना।
पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं मुंह उठाकर। मयंक की आवाज में घमंड और झूठी मर्दानगी थी। अमर ने एक कदम आगे बढ़ाया। बीवी, बीवी का मतलब भी तुम्हें पता है। बीवी को ऐसे ट्रीट करते हो, जानवरों की तरह उसे पीटते हो। तुमने कभी अपनी बीवी के चेहरे की सूजन देखी है? यह शादी है या जेल? अमर की बातें सुनकर मयंक हंस पड़ा और बोला, अरे तू है क्या? पहले यह तो बता। मुझे कानून का डर दिखा रहा है। हम जैसे लोग कानून से नहीं, पैसे से डरते हैं। मयंक की बात सुनकर अमर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ठंडी और गहरी मुस्कान। पैसे मयंक, पैसे की बात तुम मत करो। मुझसे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, यह सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अमर ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मयंक के हाथों में रख दिया। अमर सिंह राठौर, डायरेक्टर, राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दुबई, मुंबई, दिल्ली। यह देखकर मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। अब समझ में आया तुम्हें मयंक कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो मयंक। मेरे पास पैसे भी हैं और पावर भी, लेकिन मैं कोई अत्याचारी नहीं। मैं तो तुमसे बहुत अच्छे से बात करने के लिए आया था, क्योंकि मैं एक भाई हूं जो अपनी बहन को नर्क से निकालने आया है। मनीषा, जो इतने सालों से सहती आई थी, आज के बाद उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर किसी ने गलती से भी मेरी दीदी के साथ बुरा करने की बात तो दूर सोचा भी, तो फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। आज भी मनीषा कुछ कहने से हिचक रही थी। उसने अमर की बांह पकड़कर कहा, भाई रहने दो, यह लोग बहुत ताकतवर हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर? काव्या ने मनीषा को देखा। दीदी, तुम्हारी चुप्पी ने ही इसको ताकत दी है। ये लोग जुल्म करते रहे और तुम चुपचाप सहती रही। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अमर ने मनीषा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, दीदी, जब तुमने मेरी कलाई पर पहली राखी बांधी थी, तब तुमने कहा था तू मेरा शेर भाई बनेगा। मैं तो तुम्हारा शेर भाई बन गया, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? तुम्हारी आंखों में इस डर को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मनीषा का दिल कांप गया। तू वही अमर है जो मुझसे लोरी सुनते सुनते सो जाता था। हाँ दीदी, मैं वही अमर हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं बच्चा था, आज मर्द बनकर आया हूँ तुम्हारे लिए। मनीषा का मनोबल टूट गया और वह अमर के गले लगकर फूट पड़ी। उसी शाम काव्या अकेली बालकनी में खड़ी थी। अमर उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो दीदी? काव्या की आंखों में आंसू थे। अमर, तेरी दीदी कहने की हकदार मैं नहीं हूं। मैंने तो तुझे ही घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? दीदी, गलत की थी तुमने, लेकिन आज जो कर रही हो वह पश्चाताप है। अमर, क्या तू मुझे माफ कर देगा? दीदी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, लेकिन पहले आप अपने आप को तो माफ करो, क्योंकि जब इंसान खुद से नफरत करने लगे तब दूसरों का प्यार भी बेअसर हो जाता है। काव्या ने अमर का हाथ थाम लिया। अमर ने मनीषा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। मयंक मान गया, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी सन्नाटा था। अगली सुबह मनीषा, काव्या और अमर एक फार्म हाउस में रुके। उसी रात अमर की कार में छेड़छाड़ की गई। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोकी और कोई हादसा नहीं हुआ था। अमर बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि उसके साथ यह सब किसने किया है। अमर ने गंभीरता से कहा, मयंक समझ रहा है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और सब शांत हो जाएगा, लेकिन अब मैं उसे शांत नहीं रहने दूंगा। अमर ने मनीषा को पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। भाई, डर लगता है लोग क्या कहेंगे। भाई, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। दीदी, लोग कुछ भी कहें, अगर तुम चुप रही तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, ना ही कोई भविष्य। तुम्हें पूरी जिंदगी उसी नर्क में बितानी पड़ेगी। तुम भी जानती हो कि एक ना एक दिन मयंक तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, और जब वह यहाँ से आपको लेकर जाएगा तो पहले से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करेगा आपके साथ। इसीलिए दीदी, आज आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मनीषा ने हिम्मत जुटाई और थाने में जाकर उसने पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। शादी के बाद से लेकर अब तक जो भी उसके साथ हुआ, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण, सब कुछ इंस्पेक्टर ने पूछा। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके ऊपर अत्याचार किए? इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद मनीषा ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन अमर ने कहा, सबूत हम देंगे। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है,
सीसीटीवी फुटेज है, मेडिकल रिपोर्ट भी करवा ली है। अब सब कुछ मयंक के खिलाफ हो रहा था, इसीलिए मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में खबरें छा गईं। बिजनेसमैन अमर राठौर ने अपनी बहन को घरेलू हिंसा से निकाला बाहर। अदालत में केस चला। मयंक के वकील ने मनीषा के चरित्र पर सवाल उठाए और उन सवालों को सुनकर मनीषा काफी हद तक टूट भी गई थी, लेकिन अमर ने बड़ी मजबूती से उसका साथ दिया। मेरी बहन चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान है, जिसने समाज के डर से 15 साल सहन किया। वह कमजोर नहीं हो सकती, वो आज की नारी है। अमर की बातें सुनने के बाद मनीषा के अंदर हिम्मत आ गई और उसने जज साहब को अब तक जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ बता दिया। मनीषा को कोर्ट में इस तरह से बोलता हुआ देखकर मयंक भी हैरान था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मनीषा उसके खिलाफ जा सकती है। अदालत ने मयंक को 5 साल की सजा सुनाई और मनीषा को तलाक तथा आर्थिक मुआवजा दिलाया। मनीषा अब अपने पैरों पर खड़ी थी। अमर ने उसके लिए एक बुटीक शुरू कराया। काव्या अब अमर की सबसे अच्छी सलाहकार बन चुकी थी। उन्होंने मिलकर पापा की देखभाल शुरू की। रक्षाबंधन फिर आया। इस बार काव्या और मनीषा ने मिलकर अमर को राखी बांधी। अमर मुस्कुराया और बोला, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब यह घर मेरा भी है और परिवार है और बहनों का प्यार है। पिछली कुछ रातों से अमर सही से सो नहीं पा रहा था। हर रात जब भी वह आंखें बंद करता तो वही दृश्य उसके सामने आ जाता। एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म, माँ की चीखती आवाज और एक खून से सना चेहरा। काव्या ने एक रात पूछ ही लिया, क्या हुआ अमर, तुम इतने बेचैन क्यों रहते हो? ना तो तुम सही से खाना खाते हो और ना ही तुम सोते हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अमर ने गहरी सांस ली और बोला, दीदी, मैं सिर्फ दुबई से नहीं लौटा, मैं अपने अंदर एक बदले की आग लेकर लौटा हूँ, अपने उस अतीत को मिटाने जिसने मुझे अनाथ बना दिया। अमर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ दीदी, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अमर ने काव्या के सामने अपने दर्दनाक अतीत का राज खोला। दीदी, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला उसी रात स्टेशन पर मेरी माँ की हत्या कर दी गई थी। लेकिन अमर, वह तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। सब लोग जानते थे कि उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बॉडी ज्यादा दिन नदी में पड़ी रही थी, इसीलिए वह सड़ गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है अमर? नहीं दीदी, मेरी माँ जिंदा थी, मैंने उस दिन उन्हें देखा था। वह तो अच्छा हुआ था कि मैं वहां से भाग गया था। अगर मैं वहां से भागा नहीं होता तो शायद वह लोग मुझे भी मार देते। मैं उस दिन वहां से भागकर बहुत दूर चला गया था और फिर एक दिन मैं फुटपाथ पर बैठा था, तभी वहां पर एक साधु आए। वो मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने वक्त के साथ पढ़ाई की और बिजनेस शुरू किया। आज मैं जो भी हूँ दीदी, वो उस दर्द की वजह से और उन साधु बाबा की वजह से। वो काव्या की ओर देखकर बोला, दीदी, उस रात एक परछाई थी जिसने मेरी माँ को धक्का दिया था और मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। आपको पता है दीदी, वो परछाई किसकी थी? वो कौन था? अमर, बता मुझे। दीदी, वह कोई और नहीं, मयंक था। अमर की बात सुनकर काव्या सन्न रह गई। मनीषा दीदी की शादी उसी दरिंदे से हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। काव्या ने अमर को गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। जेल में बैठा मयंक चुप नहीं था। उसके पास पैसा था और राज भी। उसने अपने दोस्त रवि मेहता को बुलाया, एक वकील जो कानून से ज्यादा ब्लैकमेलिंग जानता था। मुझे बाहर निकालो और अमर का सच सबके सामने लाओ। क्या मतलब? यह अमर असली नहीं है। उसने असली अमर की पहचान लेकर यह सब हासिल किया है। रवि मुस्कुराया, तब तो खेल दिलचस्प हो जाएगा। अगले ही दिन मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ। क्या अमर सिंह राठौर असली है या नकली? मीडिया में तूफान मच गया। काव्या और मनीषा हैरान थीं। भाई, ये क्या हो रहा है? अमर शांत था। सच को जितनी बार दबाओगे वह उतनी ही तेज आवाज से लौटेगा। अमर ने पुलिस को अपनी सारी पुरानी पहचान, दस्तावेज और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट तक पेश की। लेकिन कोर्ट में रवि ने एक आदमी को खड़ा किया। यह है असली अमर सिंह। सभी की नजरें घूम गईं। मैं ही हूं अमर। ये आदमी मेरी पहचान लेकर करोड़ों कमा रहा है। नकली अमर ने दावा किया। कोर्ट में सन्नाटा था। मनीषा की आंखों में सवाल थे और काव्या की आंखों में आंसू। भाई, क्या तुम?
अमर ने अपनी आंखें झुकाईं, फिर एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। काव्या दीदी, इसमें असली सबूत है, मैं हूं या नहीं यह इस डीएनए रिपोर्ट से तय होगा। पेन ड्राइव में मां की लिखी एक चिट्ठी थी। अगर मेरे बाद अमर कभी लौटे तो उसकी पहचान माथे पर पड़े उस छोटे से तिल से पहचानना, क्योंकि वह तिल उसकी मां की अमानत है। काव्या रो पड़ी। हाँ, मां हमेशा कहती थी कि तुम्हारे माथे पर तिल है। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट स्वीकार की और नकली अमर को जेल भेज दिया गया। मयंक को जमानत मिल गई। अब वह अमर से बदला लेने को तैयार था। एक रात मनीषा जब बुटीक से निकल रही थी, किसी ने उसका पीछा किया। मनीषा ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक लाइट बंद हो गई और किसी ने उस पर हमला कर दिया। मनीषा बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। अमर जब अस्पताल पहुंचा और अपनी बहन की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अब बस बहुत हो गया, अब तो मैं रहूंगा या फिर ये मयंक। अमर की आंखों के सामने मनीषा बेहोश पड़ी थी, चेहरा नीला, माथे पर पट्टी और शरीर पर कटे हुए निशान। डॉक्टर बाहर आए और बोले, उसे बहुत गहरी चोट लगी है, दिमाग को भी हल्का झटका लगा है, कुछ दिनों तक होश नहीं आएगा। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सब मेरी गलती है अमर, अगर मैंने पहले तुम्हें अपनाया होता, अगर मैं सब संभाल लेती तो आज मेरी बहन के साथ यह सब नहीं होता। नहीं दीदी, अमर ने उसका हाथ थामा। अब पछताने का समय नहीं है, अब बदला लेने का समय है। अमर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने साफ साफ बोल दिया, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि हमला मयंक ने करवाया। अमर ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, जब कानून अंधा हो जाए तब इंसाफ खुद हाथ में लेना पड़ता है। यह सुनकर काव्या घबरा गई। तू कोई गलत कदम मत उठा लेना भाई, गलत वह है जो अन्याय सहते हैं दीदी। अब यह लड़ाई आर पार की है, बहुत हो गया दीदी, अब इस मयंक को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देख अमर, मैं यह नहीं कह रही कि हम उसे छोड़ देंगे, उसे सबक तो हम सिखाएंगे, लेकिन तू गुस्से में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। उधर मयंक अपने फार्म हाउस में बैठा एक नए प्लान पर काम कर रहा था। अब बस एक झटका और फिर अमर सब खो देगा। उस अमर को तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? वो शायद अभी मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। अब मैं उसे बताऊंगा कि मयंक क्या चीज है। मयंक ने अपने एक आदमी से कहा, उसके ऑफिस के कंप्यूटर में फर्जी डॉक्यूमेंट डाल दो और उसे फर्जी बिजनेस डील में फंसा दो, लेकिन अगर पकड़े गए तो मैं सब कुछ उसकी बहन मनीषा पर डाल दूंगा। कोर्ट में कहूंगा कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने सब नकली किया। अमर मयंक को बहुत अच्छी तरह से समझने लगा था। वह जान गया था कि मयंक शांति से बैठने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ बहुत ही बड़ा सोचना पड़ेगा। अमर ने अपने वकील को बुलाया, मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन करना है, मयंक की सच्चाई कैमरे पर लानी है, इस मयंक को अब पूरी तरह से खत्म करना होगा। अमर की बात सुनकर वकील मुस्कुराया। अब खेल असली हो रहा है। अमर ने अपने ही पुराने ड्राइवर को मयंक के पास भेजा, जो अब अमर का गद्दार बनने का नाटक कर रहा था। मयंक ने उस ड्राइवर से कहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अमर कमजोर पड़ जाए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कोई रास्ता निकालो। ड्राइवर बोला, साहब, मनीषा दीदी का नाम बदनाम कर दो ताकि केस कमजोर हो जाए। यह सुनकर मयंक ड्राइवर के झांसे में आ गया। बस साहब, मीडिया को टिप दे दो कि अमर ने फर्जी पेपर बनवाए हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और मयंक को इस बात की भनक भी नहीं लगी। अमर ने कोर्ट में पूरा वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। मयंक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमर उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। जज साहब बोले, मयंक एक शातिर और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसे इंसान को समाज में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और फिर मयंक को 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई। मनीषा के चेहरे पर मुस्कान आई और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून भी था। रक्षाबंधन फिर आया। इस बार मनीषा पूरी तरह स्वस्थ थी। काव्या और मनीषा दोनों ने अमर को राखी बांधी। आज अगर तू नहीं होता भाई तो हम कुछ नहीं कर पाते। अमर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। कभी सोचा नहीं था कि राखी जिसे बांधी थी वही भाई हमारे लिए एक दिन दुनिया से लड़ जाएगा। अब काव्या ने भी अमर के साथ मिलकर शक्ति केंद्र नाम की एक संस्था खोली, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करती थी। भाई, यह मेरा प्रायश्चित है। मैंने तुझे घर से निकाला था, अब मैं उसी घर में औरों के लिए जगह बनाना चाहती हूँ।
जो गलती मैंने बचपने में की थी, उस गलती को मैं अब कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अमर ने काव्या का माथा चूमा। अब तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है दीदी। एक शाम अमर के ऑफिस में एक सफेद लिफाफा आया। उस पर कोई नाम नहीं, सिर्फ लिखा था, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ हादसा नहीं, वह कत्ल था और मैं कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ को धक्का मयंक ने दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी माँ को तो किसी और ने मारा था। अगर तुम्हें अपनी माँ की मौत की सच्चाई जाननी है तो रात 11 बजे शिवघाट पर आना, वह भी अकेले। अमर की मुट्ठियां कस गईं। 15 साल पुरानी आग फिर से सुलग गई। काव्या ने पूछा, भाई सब ठीक तो है? अमर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अधूरा था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। रात 11 बजे अमर अकेले शिवघाट पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, कमजोर, झुकी पीठ, आंखों में डर। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का पुराना नौकर हूं। मेरा नाम भोला है। क्या जानते हो मेरी माँ के बारे में? भोला की आंखें डबडबा गईं। तेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी बेटा, लेकिन उसे किसी और ने नहीं, मयंक के पिता ने मारा था। अमर सन्न रह गया। भोला ने बताया कि अमर की मां की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। मयंक का पिता रणजीत साहनी उस समय बड़े बिजनेस माफिया में से एक था। तेरी मां ने उसके किसी गुनाह की गवाही देने की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया और उसके बेटे मयंक ने अपने पिता का पूरा साथ दिया। तुमने वहां मयंक को देखा? वह भी सही था, लेकिन तुम्हारी मां को उस रणजीत साहनी ने मारा था। बेटा, उसने तो तुझे भी मारने का आदेश दिया था, लेकिन तू बच निकला। भोला ने अमर को एक पुरानी डायरी दी, अमर की मां की। उसमें हर घटना दर्ज थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अमर को सच बताना, मुझे डर है। रणजीत साहनी कुछ भी कर सकता है। अमर की आंखों में आंसू थे। माँ, आज मैं जान गया तू वापस क्यों नहीं लौटी थी। घर लौटकर अमर ने सब कुछ काव्या और मनीषा को बताया। मनीषा के चेहरे पर हैरानी थी। मतलब मयंक नहीं, उसका बाप हमारी माँ का कातिल था। काव्या बोली, यह खून के रिश्ते नहीं, ये झर के रिश्ते थे। अब तू जो भी करेगा भाई, हम तेरे साथ हैं। रणजीत साहनी अब वृद्ध आश्रम में रह रहा था, लेकिन उसकी पहुंच अब भी बहुत बड़े बड़े लोगों तक थी। अमर ने उसका पता लगवाया और उससे मिलने गया। तुमने मेरी माँ को मारा। रणजीत हंसा। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, कितनों की जिंदगियां तबाह की हैं मैंने। अब कुछ नहीं कर सकता तू, कोई सबूत नहीं है तेरे पास। हाँ, है मेरे पास सबूत। अमर ने माँ की डायरी उसकी मेज पर रखी। रणजीत साहनी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तेरी बारी है सजा काटने की। अमर ने पूरी डायरी, बयान और भोला का वीडियो सबूत मीडिया को सौंपा। अगली सुबह की हेडलाइंस थी, बिजनेस टाइकून रणजीत साहनी पर हत्या का आरोप, उनका बेटा मयंक पहले से जेल में। समाज में खलबली मच गई। पुराने केस फिर से खुले और अमर की मां को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रणजीत साहनी को 25 साल पुराने केस में दोषी ठहराया गया। जज ने कहा, सच्चाई कभी नहीं मरती और मां का प्यार कभी हारता नहीं। अमर अब शांत था। मां, तुझे इंसाफ मिल गया और अब तेरी तीनों संतानें, मैं, काव्या और मनीषा, तुझे गर्व से याद करेंगे। अब अमर ने मां के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, सरिता देवी न्याय सेवा संस्थान, जो उन महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता था जिनका समाज में शोषण हुआ। काव्या और मनीषा उनकी साथी बनी। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अमर अपने फाउंडेशन के काम में व्यस्त था। मनीषा अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी और खुद एक एनजीओ की मेंटर बन चुकी थी। वहीं काव्या शक्ति केंद्र चला रही थी, जहां पीड़ित महिलाएं मदद मांगने आती। उस दिन सबने पहली बार चैन की चाय एक साथ पी। अब लग रहा है घर दोबारा घर बन गया है, मनीषा ने कहा। अमर मुस्कुराया। काश यह सब मां देख पाती तो और क्या चाहिए था। अमर के पास एक महिला आई, करीब 28 साल की, तेज आंखें, संजीदा आवाज। मेरा नाम अनन्या है, मैं लखनऊ के नारी कल्याण केंद्र से हूँ। मुझे आपके फाउंडेशन के साथ काम करना है। अमर को उसका आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। आपका स्वागत है। हमारे दरवाजे उन सबके लिए खुले हैं जो समाज बदलना चाहते हैं। काव्या ने धीरे धीरे देखा कि अनन्या और अमर की बातचीत गहराने लगी थी। एक दिन उसने मनीषा से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस लड़की पर मुझे पूरा भरोसा नहीं। क्यों? वह तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मनीषा ने कहा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कुछ गड़बड़ है।
एनजीओ के एक प्रोग्राम में मनीषा की मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से हुई, नितिन खन्ना। वह भी तलाकशुदा था और अब महिला अधिकारों पर काम करता था। आपका साहस अद्भुत है, नितिन ने कहा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दिन अमर ने कहा, दीदी, जिंदगी आपको फिर मौका दे रही है, मत छोड़िए। मनीषा मुस्कुराई। क्या तू सच में चाहता है कि मैं दोबारा शादी करूं? पूरे दिल से। एक दिन एक अज्ञात नंबर से अमर को कॉल आया। अनन्या से बचकर रहो। वह अनन्या नहीं है, उसका असली नाम अन्वी साहनी है, रणजीत साहनी की बेटी, और वह तुमसे बदला लेने आई है। अमर का खून जम गया। उसी रात उसने अनन्या की फाइलें खंगाली और वहां से जो सच निकला उसने सब कुछ हिला दिया। अमर ने अगले दिन अनन्या को अपने ऑफिस में बुलाया। तो अब बताओ, क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? अनन्या का चेहरा पल भर को शांत रहा। फिर उसने कहा, हाँ, मैं अन्वी साहनी हूँ। मैं यहाँ अपने पिता का बदला लेने आई थी, लेकिन तुमने कभी कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ काम करने लगी, मैंने पहली बार किसी आदमी को सच्चाई के लिए लड़ते देखा। तुम्हारी बहनों के लिए तुम्हारा प्यार, माँ के लिए न्याय, ये सब झूठ नहीं हो सकता। और अब मैं उलझ चुकी हूँ, बदले की आग और सच्चाई की रोशनी के बीच। काव्या अब अनन्या की असलियत जान चुकी थी। उसने कहा, अगर तुमने अमर को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। अनन्या बोली, मैं अब कुछ नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई से माफी मांगना चाहती हूँ, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। काव्या पहली बार चुप हो गई। मनीषा और नितिन ने सगाई कर ली। पूरा घर एक बार फिर सजा। अमर ने अपनी बहन का हाथ थामा। अब तू कभी नहीं रोएगी दीदी, अब हर सुबह तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए। अमर ने अनन्या से कहा, तुम अब चाहो तो वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें रुकना है तो बदले की भावना को खत्म करके ही रुकना होगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मैं पहली बार खुद को खो चुकी हूँ, लेकिन खुशी है कि जिस दिल के खिलाफ मैं आई थी, आज उसी दिल को सच्चा मानने लगी हूँ। कुछ दिनों के बाद मनीषा और नितिन की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। काव्या अपनी बहन को खुश देखकर बहुत खुश होती है और अपने भाई अमर के गले लग जाती है। अनन्या ने भी मनीषा की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसने घर के काम को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। मनीषा अपनी ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी और इधर यहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और फिर अमर ने काव्या की शादी भी बहुत ही अच्छे लड़के से कर दी। काव्या ने कई बार देखा अनन्या अमर की छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। काव्या ने मनीषा से अनन्या और अमर की शादी के बारे में बात की तो मनीषा ने कहा, मुझे भी अनन्या पसंद है और मैंने देखा है अमर भी अनन्या को पसंद करता है। संडे का दिन था। मनीषा और काव्या दोनों अपने अपने हस्बैंड के साथ घर पर आई थी। अमर अपनी दोनों बहनों को एक साथ देखकर बहुत खुश था। उन दोनों ने अमर से अनन्या के बारे में बात की तो अमर ने कहा कि वह अनन्या से शादी करने के लिए तैयार है, बस अनन्या की मर्जी जान लीजिए। कुछ समय के बाद अनन्या भी घर आ गई थी। मनीषा और काव्या दोनों ने अनन्या से पूछा तो अनन्या ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर एक हफ्ते के बाद अमर और अनन्या की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। इस तरह से एक सौतेले भाई ने अपनी दोनों बहनों का जीवन बना दिया और अब अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।